वास्तव में इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब प्रैक्टिकली अप्लाई करके ऊष्मा इंजन बनाया गया तो उसकी दक्षता केवल 5 से 25% ही थी, जिसके कारण वैज्ञानिकों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या ये ऊष्मा इंजन का सिद्धांत जो हमने तैयार किया है उसमें कुछ कमी है या उसमें कुछ त्रुटि है। तो इस कमी को, इस त्रुटि को हटाने के लिए साइंटिस्ट सैडी कार्नोट ने एक आदर्श ऊष्मा इंजन की कल्पना की और उनके अनुसार भी किसी भी 100% दक्षता वाले ऊष्मा इंजन का निर्माण करना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध हुआ। और उनके अनुसार जो उन्होंने एक आदर्श कंडीशन में ऊष्मीय इंजन की कल्पना की थी उसमें कौन कौन से भाग थे, कौन कौन सी प्रक्रिया थी, इसको हम समझते हैं। और इसको समझने के लिए अभी तक हमने ऊष्मागतिकी में विभिन्न प्रक्रम में जो किया गया कार्य निकाला था, पीवी आरेख पढ़ा था, इन सब को एक साथ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस कार्नो इंजन में कौन कौन से मुख्य भाग हैं। सबसे पहला तो ऊष्मा का स्रोत, और यहाँ पर भी जो ऊष्मा स्रोत लिया गया है वो एक ऐसा स्रोत है जो उच्च ताप पर है और इस स्रोत में से कितनी भी ऊष्मा ली जाए इसका ताप नियत ही रहेगा और इस ताप को हम K1 केल्विन पर मानकर चलते हैं। दूसरा होगा ऊष्मा का सिंक, और ये ऊष्मा का सिंक ये भी नियत ताप पर होगा, निम्न ताप पर होगा। ये सिंक कितनी भी ऊष्मा ले ले इसका ताप नियत ही रहेगा। इसको हम दर्शाएंगे T2 केल्विन से। और इन दोनों के बीच में काम करेगा कार्यकारी पदार्थ, और यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ उन्होंने आदर्श गैस लिया। ये आदर्श गैस एक बेलन और पिस्टन के निकाय में भरा हुआ था। ये जो बेलन और पिस्टन का निकाय था, ये इसकी दीवार पूर्ण रूप से कुचालक थी और ये पिस्टन भी पूर्ण रूप से कुचालक था, लेकिन इस बेलन का आधार ये पूर्ण रूप से चालकीय था। साथ ही इस बेलन और पिस्टन के निकाय को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म था जो कि पूर्ण रूप से कुचालक था। इसको हम चित्र अनुसार समझते जाते हैं, फिर इसमें प्रसार की प्रक्रिया, संपीड़न की प्रक्रिया कैसे हुई उसको भी समझेंगे। अब इस ऊष्मीय इंजन की, इस कार्नो इंजन की कार्य प्रणाली को हम चित्र अनुसार एक एक करके समझेंगे। इस चित्र में यहाँ पर ऊष्मा स्रोत और ऊष्मा सिंक, इस पर ये जो मोटी दीवारें दिख रही हैं, ये मोटी दीवारें पूर्ण कुचालक दीवारों को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो पतली दीवार है वो चालकीय दीवार है जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। सेम ऐसे यहाँ पर हम देखें तो ये बेलन, यहाँ पर भी इसकी जो दीवार है और पिस्टन है ये भी कुचालक था जिसको हमने मोटी दीवार से रिप्रेजेंट किया, और इसका जो आधार है ये पतली दीवार से दर्शाया जा रहा है, यानी कि ये चालकी है। वैसे प्लेटफॉर्म के चारों तरफ हमने मोटी दीवार बनाई है, इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म पूर्ण रूप से कुचालक है। अब इस कार्नो इंजन की कार्य प्रणाली को हम एक एक करके समझेंगे। माना कि इस सिलेंडर में 1 मोल की आदर्श गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1। अब इस सिलेंडर को सबसे पहले हम उठाकर रख देते हैं इस ऊष्मा स्रोत पर। इस ऊष्मा स्रोत का ताप T1 केल्विन था। अब ये जो सिलेंडर है उसका आधार ये तो चालकीय है, मतलब इस ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा इस आदर्श गैस को दी जा रही है। इस प्रक्रिया में इस आदर्श गैस का ताप भी T1 हो जाएगा। यहाँ पर ऊष्मा का प्रसार होने लगेगा और ये प्रसार अत्यंत ही धीरे धीरे होगा जिससे कि ये प्रसार समतापी रहे, यानी कि पूरे प्रसार में जो आदर्श गैस है उसका तापमान नियत रहे और वो ताप रहेगा T1। इसलिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समतापी प्रसार। और यदि इसको हम सूचक आरेख द्वारा देखें, यानी कि PV आरेख द्वारा देखें, तो हम जानते हैं कि PV आरेख में हम x अक्ष में
आयतन बनाते हैं और y अक्ष में दाब। तो जब इसको हम PV आरेख में दर्शाएंगे तो आरंभिक स्थिति हम गैस की A लेते हैं। आरंभिक अवस्था में गैस का दाब P1 था, आयतन V1 और इसका ताप T1। और जब प्रसार हुआ इसका मतलब दाब धीरे धीरे घटने लगा, आयतन बढ़ने लगा, लेकिन ताप नियत ही रहेगा क्योंकि ये प्रक्रिया अत्यंत ही धीरे धीरे हो रही थी और इस कंडीशन में ऊष्मा के आदान प्रदान के कारण ताप नियत था। तो गैस जो है वो दूसरी अवस्था में पहुंच जाएगा जिसको हम B से दर्शाएंगे और इस कंडीशन में दाब चेंज होकर P2 हो गया, आयतन भी बढ़कर V2 हो गया, पर ताप T1 ही रहेगा। तो सूचक आरेख में A से लेकर B तक बनाया हुआ ये आरेख ये समतापी प्रसार को दर्शाता है और इस समतापी प्रसार में Q1 ऊष्मा लेने के बाद गैस द्वारा किया गया कार्य यदि W1 से दर्शाया जाता है तो ये W1 बराबर होगा RT1 log E V2 अपॉन V1। ये कैसे आया? इसकी गणना हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब हमने समतापी प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना की थी। और यदि इसको हम सूचक आरेख से देखें तो यह आरेख AB और इस आयतन अक्ष X अक्ष के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसके बराबर होगा। W1 बराबर होगा A B B डैश A डैश A का क्षेत्रफल। अब हम इसी बेलन को उठाकर इस कुचालक प्लेटफॉर्म में रख देते हैं। जब कुचालक प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा इसका मतलब इस बेलन से अब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन गैस का प्रसार होता रहेगा क्योंकि पिस्टन अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यदि तो वो ऊपर की तरफ ही मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस कंडीशन में जो प्रसार हो रहा है जिसमें कि ऊष्मा की मात्रा नियत है तो ये प्रसार कहलाता है रुद्धोष्म प्रसार। इस रुद्धोष्म प्रसार में दी गई ऊष्मा की मात्रा नियत है, आयतन में वृद्धि हो रही है, तो इस कंडीशन में गैस का ताप धीरे धीरे गिरने लगेगा। माना कि पूरे प्रसार के दौरान गैस एक डिफरेंट अवस्था में पहुंच जाती है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस अवस्था में गैस का ताप डिक्रीज होके गिरकर T2 हो जाएगा। इसको यदि हम सूचक आरेख में देखें तो इसे हम वक्र BC से दर्शाएंगे। यहाँ पर दाब कम हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है और तापमान गिर चुका है, जिसको हम बिंदु C से दर्शा रहे हैं और इसे हम लिखेंगे P3 V3 और ताप लिखेंगे T2। इस रुद्धोष्म प्रसार में गैस के द्वारा किया गया कार्य मान लीजिए W2 से दर्शाया जा रहा है, तो W2 बराबर होगा R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। और यदि इसको हम सूचक आरेख में देखें तो ये इस BC वक्र और इस आयतन अक्ष के साथ घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी W2 बराबर BC C डैश B डैश B का क्षेत्रफल होगा। अब इस सिलेंडर को उठाकर इस सिंक पर रख दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि सिलेंडर का जो आधार है वो चालकीय है, इसके कारण इस सिलेंडर और सिंक के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, यानी कि अब जो ऊष्मा है वो इस सिलेंडर में भरे गैस से इस सिंक की ओर प्रवाहित होगी। जब हम पिस्टन को धीरे धीरे दबाते जाते हैं जिसके कारण इस गैस का दाब बढ़ते जाएगा और इसका आयतन धीरे धीरे घटते जाएगा। चूँकि यहाँ पर बेलन के अंदर रखे गैस और इस सिंक के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर इन दोनों का ताप एक ही हो जाएगा
अब यहाँ पर यदि इस बेलन में भरे सिलेंडर का ताप T2 है तो इस सिंक का ताप भी T2 ही रहेगा। और ये पूरी प्रक्रिया यानी कि ये जो संपीड़न की प्रक्रिया है, जहाँ पर गैस को पिस्टन की सहायता से दबाकर उसके आयतन को कम किया जा रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में ताप एक समान रहेगा और यूँ कहे कि ये प्रक्रिया समतापी संपीड़न कहलाएगी, जिसके कारण गैस अब अपनी नई अवस्था को ग्रहण करेगा। इस नई अवस्था में मान लीजिए गैस का दाब P4 है, इसका आयतन V4 है और इसका ताप T2 है। तो इसको हम सूचक आरेख में D अवस्था से दर्शाएंगे। यहाँ पर जो CD वक्र है ये समतापी संपीड़न को दर्शाता है और इस समतापी संपीड़न में गैस पर किया गया कार्य, जिसको हम W3 से दर्शा रहे हैं, ये होगा RT2 log V3 अपॉन V4, क्योंकि यहाँ पर गैस अपने V3 आयतन से V4 आयतन में पहुँच चुका है। और यदि इसको हम सूचक आरेख से दर्शाएं तो इस CD वक्र और इस आयतन अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल बन रहा है वो क्षेत्रफल इस समतापी संपीड़न में गैस पर किए गए कार्य की गणना करेगा। यानी कि W3 बराबर हो जाएगा वक्र C का क्षेत्रफल। मान लीजिए इस पूरी प्रक्रिया में Q2 ऊष्मा सिंक को दी जा रही है। हम जानते हैं कि समतापी प्रक्रिया में तापमान नियत रहता है, जिसके कारण उसकी आंतरिक ऊर्जा भी नियत रहती है, इसलिए जो ऊष्मा है वो कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी गैस पर किया गया कार्य इस गैस द्वारा दी गई ऊष्मा के बराबर होगा, यानी कि W3 बराबर Q2 होगा। अब हम वापस इस सिलेंडर को उठाकर इस कुचालक प्लेटफॉर्म में रख देते हैं। जब हम इस सिलेंडर को उठाकर इस कुचालक प्लेटफॉर्म में रखते हैं तो यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है और उसके बाद हम पिस्टन को धीरे धीरे और दबाते हैं, यानी कि गैस में संपीड़न करते हैं। तो यह संपीड़न रुद्धोष्म संपीड़न होगा। चूंकि ऊष्मा अब इस बेलन से बाहर नहीं जा पा रही, इस संपीड़न में दाब बढ़ते जाएगा, आयतन कम होते जाएगा और तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। अब हम गैस को इतना कंप्रेस करते हैं कि उसे हम पुनः उसकी पूर्व अवस्था में पहुंचा दें, और जब गैस पुनः अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच जाता है तो उसका तापमान T2 से बढ़कर T1 हो जाता है। यदि हम सूचक आरेख को देखें तो गैस की पूर्व अवस्था A से दर्शाई जा रही है, तो इसका मतलब अब गैस D अवस्था से A अवस्था में पहुंच जाएगा, जिसको हम वक्र DA के द्वारा दर्शाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया को हम रुद्धोष्म संपीड़न कहेंगे। तो वो होगा W4 बराबर RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, जो कि सूचक आरेख में वक्र DA और आयतन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा, यानी कि AD A का क्षेत्रफल। इन चारों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद गैस पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, यानी कि ये एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें कि एक चक्र 4 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसमें कि समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न शामिल हैं। और इन 4 प्रक्रियाओं के एक चक्र को हम कार्नो चक्र के नाम से भी जानते हैं। सूचक आरेख में ये बंद वक्र ABCD के द्वारा कार्नो चक्र को दर्शाया जाता है। हमने जब PV आरेख पढ़ा था तो ये जाना था कि समतापी प्रक्रिया में जो वक्र का ढाल है वो कम होता है और रुद्धोष्म प्रक्रिया में वक्र का ढाल अधिक होता है, और इसी के अनुसार ये पूरे कार्नो चक्र का ग्राफ कुछ इस प्रकार हमको देखने को मिलता है। इस पूरे चक्र में
किया गया कुल कार्य कितना होगा। इस पूरे कार्नो चक्र में प्राप्त कार्य हर प्रक्रिया के कार्य का योग होगा, यानी कि W बराबर होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। पर यहाँ पर हम देखें तो समतापी प्रसार और रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा कार्य किया गया है, पर समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न में गैस पर कार्य किया गया है। तो गैस पर किए गए कार्य को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो इस प्रकार W बराबर होगा W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4। और यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3, 4 से हम W1, W2, W3, W4 का मान रख देते हैं। मान रखने पर यहाँ हम देखते हैं कि जो W2 है और W4 है इनके मान बराबर हैं, पर ये विपरीत साइन होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर बचेगा W बराबर RT1 log E V2 अपॉन V1 माइनस RT2 log V3 अपॉन V4। इसको दर्शाते समीकरण 5 से। एक पूर्ण कार्नो चक्र में कुल कार्य W1 माइनस W3 होगा और W1 ये समतापी प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य था और इस प्रसार में Q1 ऊष्मा गैस द्वारा ली जा रही थी, अवशोषित की जा रही थी। इसका मतलब W1 Q1 के बराबर होगा, यानी कि अवशोषित की गई ऊष्मा के बराबर। और वैसे ही समतापी संपीड़न में Q2 ऊष्मा सिंक को दी जा रही थी। इसका मतलब इस संपीड़न में जो गैस पर किया गया कार्य है वो दी गई ऊष्मा के बराबर होगा, यानी W3 बराबर Q2। तो यदि हम दक्षता का फॉर्मूला देखें तो दक्षता जो है उपयोगी कार्य और अवशोषित की गई ऊष्मा का अनुपात होती है। तो हम लिख सकते हैं ईटा बराबर W अपॉन Q1 और W बराबर था W1 माइनस W3, तो हम लिखेंगे ईटा बराबर W1 माइनस W3 अपॉन Q1। अब यहाँ पर हम जो कार्य है उसको यदि ऊष्मा के रूप में लिखें तो ईटा बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होगा और यहाँ से ईटा बराबर मिलेगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जैसा कि हमने ऊष्मा इंजन की दक्षता में प्राप्त किया था। अब इसी फॉर्मूले को यदि हम टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहें तो थोड़ा सा इस समीकरण में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम W1 का मान और W3 का मान लिखते हैं जो हमने प्राप्त किया था समीकरण 1 और 3 से। तो होगा RT1 log V2 अपॉन V1 माइनस RT2 log V3 अपॉन V4। यदि हम वक्र BC को देखें तो ये एक रुद्धोष्म वक्र है जहाँ पर रुद्धोष्म प्रसार हो रहा था और B और C इसी रुद्धोष्म वक्र के दो बिंदु हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P2 V2 पावर गामा बराबर P3 V3 पावर गामा। वैसे ही बिंदु A और D ये बिंदु भी रुद्धोष्म वक्र में ही है जहाँ पर रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा था, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 पावर गामा बराबर P4 V4 पावर गामा। अब इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग देने पर हमें मिलेगा P2 V2 पावर गामा अपॉन P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P3 V3 पावर गामा अपॉन P4 V4 पावर गामा। अब इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे। जो आयतन के पावर में गामा है उसको हम इस प्रकार तोड़ कर लिखेंगे, दो भागों में बांट कर लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले को कुछ ऐसा लिखा जा सकेगा P2 V2 पावर गामा माइनस 1 अपॉन P1 V1 गामा माइनस 1। जब आयतन को सॉल्व करेंगे चाहे V2 हो चाहे V1 हो तो वो पावर में गामा ही हमको प्राप्त होगा। इक्वल टू के राइट हैंड साइड मिलेगा P3 V3 पावर गामा माइनस 1 अपॉन
P4 V4 V4 पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पर समतापी प्रक्रिया भी हो रही है और समतापी प्रसार और समतापी संपीड़न, ये दोनों ही कंडीशन में बॉयल के नियम का पालन होता है। और यहाँ पर हम बॉयल के नियम से लिख सकते हैं PV बराबर नियतांक, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, वैसे ही P3 V3 बराबर P4 V4। अब इस समीकरण में मान रखने पर हमें मिलेगा V2 पावर गामा माइनस 1 अपॉन V1 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू V3 पावर गामा माइनस 1 अपॉन V4 पावर गामा माइनस 1, और इनको एक ब्रैकेट पर लिखेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा V2 अपॉन V1 इक्वल टू V3 अपॉन V4, यानी कि इस V3 अपॉन V4 के अनुपात की जगह हम V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। तो जो दक्षता का फॉर्मूला हमने लिखा है, ईटा बराबर RT1 log V2 अपॉन V1 माइनस RT2 log V3 अपॉन V4 अपॉन RT1 log V2 अपॉन V1। एक्चुअली नीचे जो है वो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा है, और अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को हम समतापी प्रसार में किए गए कार्य के बराबर लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर उसी का ही फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पर V3 अपॉन V4 की जगह हम V2 अपॉन V1 लिख देते हैं, और सरल करने पर हमें ईटा का फॉर्मूला मिलेगा, ईटा बराबर R T1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1, log V2 अपॉन V1 कॉमन ले ली हमने, अपॉन RT1 log V2 अपॉन V1, और यहाँ से log V2 अपॉन V1 ऊपर और नीचे से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल होगा, R का वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें दक्षता का फॉर्मूला मिलेगा ईटा बराबर T1 माइनस T2 अपॉन T1, और यहाँ से भी हम देखें तो ईटा बराबर मिलेगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो जो फॉर्मूला हमको ऊष्मा इंजन की दक्षता का मिल रहा था वो ऊष्मा के रूप में थी, और यहाँ पर हमने उसी फॉर्मूले को टेम्परेचर यानी ताप के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। अभी दोनों ही फॉर्मूले को हम देखें तो ये स्पष्ट है कि ये मान 1 से कम होगा, यानी कि किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। आदर्श स्थिति में कल्पना की गए इस कार्नो इंजन की दक्षता भी 100% नहीं हुई। यदि हम इस सूत्र अनुसार ये सोचें कि सिंक को ऊष्मा ना दी जाए, इस Q2 ऊष्मा का मान 0 हो जाए, उस कंडीशन में तो इस कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो सकती है, पर यह भी संभव नहीं, क्योंकि ये जो हम सिंक कह रहे हैं वास्तव में तो ये वातावरण ही है, और जब हम ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करते हैं तो जो विभिन्न निकाय या फिर अरेंजमेंट जो हम इस इंजन में यूज़ करते हैं उसमें इस ऊष्मा ऊर्जा का किसी अन्य ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण निश्चित रूप से हो ही जाता है। जैसे कि हमने इसमें अज्यूम किया था कि जो पिस्टन हमने लिया है वो पूर्ण रूप से घर्षण रहित हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि पिस्टन पूर्ण रूप से घर्षण रहित हो और साथ साथ वो कुचालक भी हो। यदि हम पूरा टाइट से पैक कर दें, इसको बिल्कुल कुचालक बना दें, यानी कि वो मूव भी करे और उसके बाद उसमें घर्षण भी ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। और ऐसा कोई भी धातु नहीं है जो पूर्ण रूप से कुचालक हो या जो बहुत देर तक ऊष्मा को रोक कर रख सके। साथ ही हम ये भी मान के चलते हैं जो उसका आधार है वो पूर्ण रूप से चालक हो, मतलब ऐसा सिस्टम बनाना बहुत ही मुश्किल है जिसकी दीवारें तो पूर्ण रूप से कुचालक हो और उसका आधार एकदम चालक। साथ ही ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीरे धीरे होती है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं। यदि हम व्यवहार में देखें तो जो भी इंजन बनाया जाता है उसमें जो निकाय है वो काफ़ी तेज़ी से गति करते हैं, जिसके कारण उनकी दक्षता 100% होना तो असंभव ही है। साथ ही इस दक्षता के सूत्र को हम देखें जिसमें कि ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 है, तो इससे ये साबित होता है कि जो दक्षता है वो केवल स्रोत और सिंक के तापमान पर ही निर्भर करती है। यहाँ पर आपने कौन सा कार्यकारी पदार्थ लिया है उसकी प्रकृति पर दक्षता निर्भर नहीं करती, यानी कि दो अलग अलग ऊष्मा इंजन
उत्क्रमणीय इंजन एक ही तापमान के बीच में कार्य कर रहे हों तो दोनों की दक्षता एक ही होगी। दक्षता का सूत्र ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसे हमने कन्वर्ट किया था ताप के रूप में, जहां पर हमने लिखा था ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। वो इसलिए क्योंकि इस पर आधारित आंकिक प्रश्न एग्जाम में देखने को हमको मिलते हैं। तो इसके एक उदाहरण के रूप में एक प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न पहला, एक कार्नो इंजन की दक्षता 50% है, जबकि सिंक का ताप 7 डिग्री सेल्सियस है। इसकी दक्षता 70% करने के लिए ज्ञात कीजिए कि पहला, स्रोत का ताप कितना बढ़ाना होगा, दूसरा, सिंक का ताप कितना घटाना पड़ेगा। इसका हल देखते हैं। प्रश्न में हमको सिंक का ताप दिया गया है, यह है 7 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले 7 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 273 से प्लस करेंगे, तो सिंक का ताप T2 बराबर हो जाएगा 280 केल्विन। प्रारंभ में प्रश्न अनुसार इस कार्नो इंजन की दक्षता ईटा बराबर 50% है, यानी कि अंकों में यदि देखें तो ये 1/2 है। यदि दक्षता का सूत्र लिखें तो ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, जहां पर T2 हमें ज्ञात है लेकिन T1 अज्ञात है। तो सबसे पहले हम स्रोत का ताप ज्ञात करेंगे, तो T2 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस ईटा, और यहाँ से T1 अपॉन T2 बराबर होगा 1 अपॉन 1 माइनस ईटा, और T1 बराबर होगा T2 अपॉन 1 माइनस ईटा। अब सारा मान यहाँ पे रखने पर हमें मिलेगा 280 अपॉन 1/2, और T1 बराबर होगा 560 केल्विन। जब हमें स्रोत का तापमान ज्ञात हो चुका है, तभी हम आगे दो दिए गए प्रश्नों की गणना कर सकेंगे। हमें ज्ञात करना है स्रोत का ताप कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि स्रोत का ताप T1 डैश है, तो दक्षता के सूत्र के अनुसार ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। दक्षता है 70%, यानी कि 70 अपॉन 100 बराबर 1 माइनस 280 अपॉन T1 डैश, और 280 अपॉन T1 डैश बराबर 1 माइनस 7 अपॉन 10, और इसको हल करने पर हमको मिलेगा 280 अपॉन T1 डैश बराबर 3 अपॉन 10, और T1 डैश यहाँ पर मिलेगा 280 इंटू 10 अपॉन 3, और कैलकुलेट करने पर T1 डैश बराबर 933.3 केल्विन। अब स्रोत के ताप में कितनी वृद्धि हुई, इसे निकालने के लिए हम इसमें आरंभिक ताप को घटा देंगे, यानी कि 933.3 माइनस 560 बराबर 373.3 केल्विन। अब इसी प्रश्न के दूसरे पार्ट को हल करते हैं, और इसके लिए हम सिंक के ताप को T2 डैश मानते हैं। सूत्र अनुसार ईटा बराबर 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1। इस स्थिति में कार्नो इंजन की दक्षता 70% है, इसलिए 70 अपॉन 100 बराबर 1 माइनस T2 डैश अपॉन 560, और T2 डैश अपॉन 560 बराबर 1 माइनस 7 अपॉन 10। इसको हल करने पर हमें मिलेगा 3 अपॉन 10, तो T2 डैश बराबर होगा 560 इंटू 3 अपॉन 10, तो T2 डैश का मान मिलेगा 168 केल्विन। तो सिंक के ताप में कमी निकालने के लिए हम इसे 280 से माइनस करेंगे। 280 माइनस 168 बराबर होगा 112 डिग्री सेल्सियस, और यही सिंक के ताप में कमी होगी। एक उत्क्रमणीय इंजन स्रोत से 746 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है तथा सिंक पर 546 जूल ऊष्मा
निष्कासित करता है। यदि स्रोत व सिंक के ताप का अंतर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ज्ञात कीजिए इंजन से प्राप्त कार्य, इंजन की दक्षता व स्रोत व सिंक के ताप। इस प्रश्न को 3 अलग अलग भाग में हमें सरल करना है। प्रश्न अनुसार Q1 बराबर 746 जूल, Q2 बराबर 546 जूल और ताप का जो अंतर है यानी कि T1 माइनस T2 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 100 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को हम सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। इंजन से प्राप्त कार्य अवशोषित की गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा का अंतर होता है, इसलिए W बराबर Q1 माइनस Q2 यानी कि 746 माइनस 546 इक्वल टू 200 जूल। इंजन की दक्षता ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और ईटा बराबर 1 माइनस 546 अपॉन 746, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 0.268 और प्रतिशत में हम निकालें यानी कि 100 से इसको गुणा करें तो ये हो जाएगा 26.8%। स्रोत व सिंक के ताप निकालते हैं। इंजन की दक्षता ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 या फिर T1 माइनस T2 अपॉन T1 और दक्षता हमें प्राप्त हुई है 0.268। तो 0.268 बराबर होगा 100 अपॉन T1 और T1 बराबर 100 अपॉन 0.268 और ये बराबर होगा 373.13 केल्विन के। तो T2 बराबर होगा 373.13 माइनस 100 जो कि 273.13 केल्विन होगा।